मुझसे जो पूछा ये बताना आंसर। कितने हो तुम? 4 5 दिए मैंने, 3 6 दे देती हूँ। सुषमा कर ले भाई कॉपी में। हेलो क्वेश्चन सोल्व। तुम्हारे भाई क्या रहे हैं? फिजिक्स में देख लेना, फिजिक्स में नहीं है भाई। काजल निधि फिजिक्स पे काम कर लो तुम, बहुत कम मार्क्स। साक्षी में तो तेरा भी डब्बा खुला है। हाँ साक्षी उसका एम्प्टी वॉइड्स का क्वेश्चन गलत है तेरा। भाई ये सभी को भेज दूं? भाई कौन जाएगा? सुषमा जा भाई। हो गया? नहीं, हाँ फर्स्ट का बताओ मुझे, एन की वैल्यू। N2 है, ठीक है। L क्या है? ये क्या होते हैं? SPDF। L की वैल्यू 0 1 2 3। कंफ्यूजन में होने का टाइम नहीं है। दो। M की वैल्यू क्या होगी? बोला गया था ना, याद करके आना। काजल N की वैल्यू, L की वैल्यू हाँ, तो D की वैल्यू क्या है? 2, तो +2 to -2। निधि N की वैल्यू, ठीक है। L की वैल्यू इनको याद कर लेना, पेपर में ये मिलेंगी नहीं। क्या देना? M की वैल्यू ये तो याद ही रखना, Z के लिए 0 होता है, dx स्क्वायर में भी और dz में भी। कौन रह गया? चौकसी बताओ N की वैल्यू। L की वैल्यू, M की वैल्यू साक्षी, हाँ बता भाई साक्षी N की वैल्यू। ठीक है, F के नहीं आते क्वेश्चन, SPD के ही मिलेंगे तुम्हें पेपर में। हाँ ठीक बताया था, मैं कब मना कर रही हूँ? सही है। हाँ एक्स 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 तो नहीं है, डी के साथ नहीं होता, क्योंकि देखो अब मैं शेप्स कराऊंगी, 2 लोब होती हैं डी में, पी में 1 होती है, तो इसीलिए हम उसको 2 एक्सिस के अराउंड लिखते हैं और पी को सिर्फ एक ही एक्सिस के अराउंड, पी एक्स पी वाई पी जेड। और डी में होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। कल ये लिखी थी 5 ऑर्बिटल और पी की 3 ऑर्बिटल। ठीक है, वो एक एक्सिस के अराउंड होती है, ये 2 एक्सिस के अराउंड होती है, इसीलिए कभी भी डी एक्स पॉसिबल नहीं होता, ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसको तुम बना ही नहीं सकते क्योंकि 2 लोब होती हैं। एम का याद करना पड़ेगा भाई, ये सीक्वेंस ऑर्बिटल्स का नंबर याद करना पड़ता है। कल सीक्वेंस लिखवाया था ना हमने, क्या लिखा था? मैंने कहा था ना इनको सीक्वेंस में याद कर लेना, डी एक्स वाई
डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये किया था। यहाँ पे कितना था -2, फिर -1, 0। सीक्वेंस में तो करना है बस, पहले माइनस फिर प्लस फिर 0। ये ऊपर नीचे होंगे, तुम एक सीक्वेंस याद रखो और पेपर में उसी से करना। बुक में चाहे कुछ भी दे रखो, अपना ऑर्डर याद किया करो इन चीजों में, अपनी ट्रिक ही काम आती है पेपर में। पी एक्स पी वाई पी जेड में क्या था, पहले पी वाई फिर पी एक्स और फिर पी जेड, ऐसे लिख लो, -1 +1 0। बस यही दो तो तुम्हें याद करने हैं, एफ तो है ही नहीं, एफ करते तो तुम तो और कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, कर लोगे क्वांटम नंबर्स। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए रूल्स पढ़ते हैं। आज लास्ट टॉपिक है, आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखो ये किए थे सबने, देखी थी पीडीएफ में। पॉली डिफ्यूजन प्रिंसिपल, सबसे पहले ये वाला पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये रिपीट होकर आगे भी आएगा, अभी पढ़ लो इसे। देखो क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम सेट नहीं होगा सारे 4 क्वांटम नंबर्स के लिए। ठीक है, एन, एल, एम और एस, चारों क्वांटम नंबर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। ये कौन कहता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इनकी है ना, तुम्हें सिर्फ है ना एप्लीकेशन याद नहीं रखनी, स्टेटमेंट भी याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि 2 रूल पूछ लेंगे कि किसमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और राफबाउ रूल या फिर कोई दूसरा रूल, दोनों वॉयलेट हो रहे हैं, दोनों फॉलो हो रहे हैं, वो बताओ। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट नहीं पता होगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी वहां पे, या फिर सीधा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए और एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, हुन्स रूल और पॉलीज में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, उल्टा पुल्टा करके आते हो तुम। पता होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक अपोजिट स्पिन के होंगे, लेकिन ये नहीं पता ये किसने बोला था, हुन्स ने दिया था या पॉलीज ने दिया था, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, देखो एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, हम डी की 5 ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, सपोज हमने इसे डी एक्स वाई बोल दिया। ठीक है, एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वो दोनों हमेशा कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। या तो तुम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, दोनों ठीक होते हैं। ठीक है, हमेशा अपोजिट स्पिन के होंगे। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था, क्या होता है इसका, क्या होगा, +½ और -½ तो ये दोनों एक साथ एक ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेंगे। कभी भी 2 +½ नहीं हो सकते और कभी भी 2 -½ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सेम नहीं करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं ना, तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये ना ऑर्बिटल डायग्राम बने मिलेंगे ऑप्शंस में, वहां पे देखना है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली करेक्ट है, ये दोनों कैसे होंगे, ऐसी अरेंजमेंट कभी दिखाई नहीं देंगी हमें। ठीक है, तो डी पी जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करो तो हमेशा इस तरह से करना है। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आया कि 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे, ये बात पॉलीज कहता है। ठीक है, उसके बाद देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद n3। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ना कोई भी एक ऑर्बिट दे देंगे कि 3rd ऑर्बिट है और उसमें मैक्सिमम नंबर, 1 मिनट, 3rd ऑर्बिट है, उसमें ऑर्बिटल बताओ मैक्सिमम। ऑर्बिटल क्या है, जो हम m पढ़ते हैं, m हमारी ऑर्बिटल होती है, तो 3rd ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल होंगी वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर l की वैल्यू हमारी 1 होती है तो m की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, +1 -1 और 0। और अगर d होगा तो क्या होगा, +2 1 0 -1 -2, 5 ऑर्बिटल होंगी। इसमें कितनी है, 1 3 इसमें है और 5 इसमें है, तो अप टू 3rd ऑर्बिट कितनी ऑर्बिटल होगी हमारी, सबको जोड़ दो कितनी होगी, 9। तो 3rd ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल होंगी, 9। इस तरह से फाइंड आउट करना है तुमको। ठीक है, जिस भी ऑर्बिट का दिया जाए अप टू दैट कितनी ऑर्बिटल हो रही है, हर एक में निकालो। फर्स्ट ऑर्बिट में इतना है, सेकंड में इतना है, थर्ड में इतना है। ऑर्बिट नहीं, सॉरी सबशेल, क्योंकि देखो इसे तुम ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। इसमें कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। इसमें कौन सी पॉसिबल है, s, इसमें s और p पॉसिबल है। इसमें कितने, s p और d, इसमें 1 होती है, इसमें 3 होती है और इसमें 5 होती है, जोड़ दो। ठीक है, तो 3rd ऑर्बिट में यही सब शेल पॉसिबल है ना, और इन सब शेल में ये ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितनी होगी, सबका जोड़ कर दो। ठीक है, 4th ऑर्बिट के लिए आ जाए तो +7 और कर देना, क्योंकि 4th में क्या होता है, s p d और f सारे होते हैं। ठीक है,
इस तरह से करना है तुम्हें। हम्म, ठीक है, कर लोगे। इनको काउंट नहीं करना, आगे वाली ये जो है ना एसपी, इनको नहीं करना, हमें बस थर्ड ऑर्बिट में देखना। थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास 3, देखो अब जो ये एस पी डी और एफ है ना, हम इनकी एक बार शेप देख लेते हैं कैसी होती है। शेप के ना क्वेश्चन आता है, और शायद आज आया नहीं तुम्हारे टेस्ट में, लेकिन जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का होगा तो यहाँ पे शेप पे क्वेश्चन आएगा। डी में भी आ सकता है शेप पे, ठीक है। नाम पूछेंगे कि एस ऑर्बिटल की कैसी शेप होती है, पी कैसी, डी कैसी होती है, ठीक है। तो ऐसा में स्फेरिकल दिखाई देती है, एस जो होती है स्फेरिकल ऑर्बिट होती है। और हमने ये देखा भी है कि देखो अगर हम CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं मीथेन का, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो जब भी हम इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो इसकी p ऑर्बिटल है, क्या हो गया अभी, कौन बोल रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं, 1s1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, तो इसके s ऑर्बिटल है तो इसलिए इसको स्फेरिकल में दिखाते हैं, ठीक। और कार्बन के पास p ऑर्बिटल होती है इसीलिए इसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है हमारी, ठीक है। अब देखो अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करनी हो, देखो ये हमारी 1s ऑर्बिटल है, ये हमारी 2s ऑर्बिटल है, ये हमारी 3s ऑर्बिटल है, इस तरह से दिखाई देती है। तो इनमें अगर नोड फाइंड आउट हो तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n-1। जो भी हमारी ऑर्बिटल हो उसमें से एक माइनस कर देना, वो होगी हमारी टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। तो इसमें कितनी होंगी, 0 नोड होंगी, क्योंकि 1 - 1 0 होता है। ये कितनी है, 2s है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो 2 - 1 कितना होगा, 1। तो ये एक नोड प्रेजेंट स्पेस है ना, जो ये होगा। ये क्या होता है, नोड होती क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई नहीं देगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, नोड, ठीक है। लिख लो अगर किसी को नहीं पता नोड क्या होता है। हम्म, और ये हम सब में देखेंगे, डी में भी देखेंगे, पी में भी देखेंगे। हाँ, ठीक है। तो हम एस में इस तरह से नोड निकालेंगे, n-1 कर देना, ये फॉर्मूला याद रखना नोड को फाइंड आउट करने के लिए एस के लिए, ठीक है। ये से सब में इंप्लीमेंट मत करना, एस के लिए बता रही हूँ मैं ये, ठीक है। ये होती है हमारी p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल हमारे पास 3 होती है, px, py और pz, ठीक है। अब अगर ये px है तो मतलब ये x एक्सिस के अराउंड होगी, ठीक है। ये हमारी क्या है, x एक्सिस, तो ये होगी हमारी p ऑर्बिटल। और ये किस जैसे दिखाई दे रही है, डम्बेल जैसे दिखाई दे रही है। तो p ऑर्बिटल कैसी होती है, डम्बेल शेप की होती है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे लिखा हो उसी एक्सिस के अराउंड हमारी लोब होगी। ये दो हमारे पास क्या है, लोब। और नोड कहाँ पे होगी, ये, क्योंकि यहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होगा ना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी नोड, और ये दोनों होती है हमारी लोब। एक पॉजिटिव लोब होती है और एक नेगेटिव होती है, ठीक है। ये होती है px। सिमिलरली अगर y एक्सिस के अराउंड होगा तो क्या होगी py, और अगर z एक्सिस के अराउंड होगा तो होगी pz, ठीक है। हमारे पास 3 ही कार्टेशियन प्लेन होते हैं, x, y और z, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम pxy करके नहीं दिखा सकते हम इसे, ठीक है। क्योंकि एक ही लोब होती है ना, मतलब ये एक ही डम्बेल है, दो डम्बेल तो नहीं है ना, तो कभी भी x और y एक्सिस पे एक साथ हम इसे नहीं दिखाते। तो इसमें एक एक्सिस होंगी। काजल टेंशन हो गई, ध्यान उधर ही है। देखो अब जो p और यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है p ऑर्बिटल की, जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट p ऑर्बिटल हैव अ डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। s ऑर्बिट में कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि वो कंप्लीटली स्फेरिकल होती है, ठीक है। वहां पे हम कोई एक डायरेक्शन x एक्सिस y एक्सिस ऐसे नहीं बता सकते, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दे किस डायरेक्शन में हमारी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की, ठीक है। तो p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होती है, ठीक है।
देखो यहाँ पे ना शुरू होता है, देखो 1p तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, 1p तो होता नहीं, 1 सिर्फ s हो सकता है, p नहीं होता। ठीक है, तो 2p में 0 होंगी, फिर 3p में 1 होगी, फिर 4p में 2 होंगी, तो ये यहाँ से शुरू होता है 2p से, 0 1 2 3 ऐसे सब्सिक्वेंट चलेंगे नोड्स। तो ये होती है p ऑर्बिटल में, हर ऑर्बिट में ना अलग नोड का फॉर्मूला होता है, सब में एक फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है, s में होता है n-1 और इसमें क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, n-2 कर दें, ठीक आएगा फिर सभी का। अगर जनरलाइज करके देखते हैं हम, तो n-2 करेंगे तो इस पे इंप्लीमेंट हो रहा है, 2 - 2 3 - 2 और 4 - 2, हाँ ये जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा p के लिए n-2। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल 5 होती है। देखो अब इसमें क्या होता है, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, एक डंबल पढ़ा था, यहाँ पे 2 डंबल होंगे 2 एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो इसीलिए हम इस शेप को क्या कहते हैं, डबल डंबल शेप, या फिर इसे क्लोवर लीफ शेप कहते हैं। जो लॉन्ग होती है ना, लॉन्ग, उसे क्लोव कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर 4 इस तरह से लीफ होती है, तो उसे हम कहते हैं क्लोवर लीफ शेप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, देखो अब हम किसकी बात करें, डी एक्स वाई की, तो एक एक्स एक्सिस के अराउंड होगी, एक वाई एक्सिस के अराउंड होगी। और ये ध्यान रखना, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी एक्स जेड है, इसमें कहाँ पे लोब होंगी, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगी, अलोंग द एक्सिस नहीं होगी, इन बिटवीन द एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये लोब होगी, ये क्या है, 45 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये लोब कहाँ पे है, इन बिटवीन द एक्सिस है। ठीक है, अगर ये ऑन द एक्सिस होती तो 90 डिग्री पे होती, अगर ये इन बिटवीन है तो 90 का हाफ कितना होता है 45, तो 45 पे ये लोब प्रेजेंट होती है। ठीक है, वाई जेड होगा तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक्स जेड है तो एक्स और जेड के बीच में प्रेजेंट होगी। ये तीन ऑर्बिटल्स तो क्या होती है, इन बिटवीन द एक्सिस। लेकिन जो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होती है ना, ये ऑन द एक्सिस होती है। देखो इसमें डी एक्स वाई में और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में यही डिफरेंस है, ये इन बिटवीन द एक्सिस है और ये ऑन द एक्सिस है। ये एक्सिस है हमारी, इसके ऊपर है ये। ठीक है, उसके बाद देखो डी जेड स्क्वायर, इसकी तो अलग ही शेप होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, डोनट शेप। ये सिर्फ अलोंग द जेड एक्सिस होती है और बीच में ये ना डोनट शेप जैसा होता है, और इसमें ना कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होती। ये दो ही इसकी टेंडेंसी है, एक तो इसकी डोनट शेप अलग होती है, डबल डंबल शेप नहीं होती, ना क्लोवर लीफ शेप होती। कैसी होती है, डोनट शेप होती है और इसमें कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, डी की पांचों शेप पता चल गई किसकी कैसी है, इन बिटवीन द कब प्रेजेंट होगा, ऑन द एक्सिस कहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो अब है ना, ये दो तरह के ना और नोड पूछ सकते हैं वो। ठीक है, पहली होती है स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड, इस तरह से नाम लिखा मिलेगा कि स्फेरिकल नोड कैलकुलेट करो। ठीक है, या फिर प्लेनर या एंगुलर नोड कैलकुलेट करो, इन दोनों में से कोई एक नाम मिलेगा, रेडियल और स्फेरिकल में से कोई एक नाम मिलेगा। तो अगर ये हो तो क्या होगा फॉर्मूला n-l-1। तो अब मैं 3s की पूछ लेती हूँ, 3s में मुझे कैलकुलेट करके बताओ रेडियल नोड। क्या होगी, चौकसी बताओ। देखो n क्या है यहाँ पे 3, l क्या है यहाँ पे 0 -1, 3 -1 कितना होगा 2, तो 2 रेडियल नोड्स इसके अंदर होती है। ठीक है, या फिर वो पूछ सकता है स्फेरिकल। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं प्लेनर या एंगुलर, ये काजल बताएगी। ये नाम है ना ध्यान रखना, क्योंकि इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एंगुलर के लिए क्या है, रेडियल स्फेरिकल के लिए क्या है। ठीक है, इसके लिए प्लेनर और एंगुलर पूछ रहे हैं, तो एल की वैल्यू है ना, ये कौन सी ऑर्बिट सब शेल है, पी, पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 होगी ना, एन की वैल्यू नहीं पूछ रखी, एल लिखा हुआ है। ठीक है, नोड्स के फॉर्मूले ध्यान देंगे, एस के लिए क्या होता है, पी के लिए क्या होता है, रेडियल और एंगुलर के लिए क्या होता है। ठीक है, और है ना कभी कभी क्वेश्चन है ना डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, वो 4 आंसर दे देंगे और पूछ लेंगे किससे हम रेडियल नोड या एंगुलर नोड कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला दे देंगे, वहां पे ये ऑर्बिटल ना भी दे। ठीक है,
उसके बाद देखो हमने एक रूल पढ़ा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, उससे हमें पता चल गया कि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट स्पिन के, बस ठीक है। अब हम बात करते हैं आफ्बाउ प्रिंसिपल की। आफ्बाउ प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, जैसे हम 1s2 2s2 ये कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं ना वो आफ्बाउ रूल के अकॉर्डिंग होती है। ये क्या कहता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, ठीक है। और कभी भी ऐसे क्वांटम नंबर से नहीं होता कि पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से चलेगा, ये डिपेंड करेगा कि सब शेल कौन सी है, एस है, पी है या डी है। कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे एनर्जी डिपेंड नहीं करती, उसकी सब शेल पे भी, उसका सब शेल का भी इफेक्ट होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो हम कभी भी सीक्वेंस में नहीं लिखते, अगर सीक्वेंस में लिखते तो इस रूल की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। अब देखो तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कैसे, जब भी कॉन्फ़िगरेशन पता ना चले तो सीधा ये डायग्राम बनाना है तुम्हें, ठीक है। पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस होती है, 1s 2s 2p 3s 3p, एक एक इंक्रीज कर दो अप टू 4 और 5 में एफ रहता है, 5 के बाद वापस से डिक्रीज करते जाओ एक एक, इस तरह का डायग्राम बन गया, ठीक है। अब इसे डायगोनली कट करना है तुम्हें, ठीक है। और मूव कैसे करना है, ये राइट हैंड साइड है मेरी, अगर मेरी से तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो इधर से इधर मूव करना है तुम्हें, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले क्या है 1s, इसमें कोई दूसरी नहीं है तो 1s2 लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या है 2s, एक मिनट साक्षी उसमें भी ध्यान देना, ठीक है। अब देखो थर्ड में हमारे पास 2 हैं ये डायगोनली, ये एरो इस तरह से दिखानी है और इस एंड से इस एंड तक मूव करना है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है 2p, उसके बाद क्या आ रहा है 3s, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे 2p, उसके बाद 3s। अब देखो यहाँ पे आएगा, पहले हम क्या लिखेंगे 3p, फिर क्या लिखेंगे 4s, 3p 4s, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा 3d 4p 5s, 3d 4p और 5s, ठीक है। इस तरह से तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी किसी भी एलिमेंट की गिवन हो। अब मैं तुम्हें स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, मुझे स्कैंडियम की डायग्राम तुम्हारे आगे बना हुआ है, तुम्हें पता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में कितनी ऑर्बिटल होती है, मतलब 3 होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, ठीक है। डी में कितने होंगे 10, ठीक है। तो फिल करने लगो ऑर्बिटल्स को। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, अब तक पीरियोडिक टेबल याद हो जानी चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट चैप्टर जो कल कराऊंगी ना पीरियोडिक टेबल का ही है, और सबको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, किसी को कोई एटॉमिक नंबर बताया नहीं जाएगा कल। निधि तुमसे ही पूछूंगी मैं ये क्वेश्चन, लिखो, चलो बताओ मुझे, इधर से ही देख के बता दो क्या दिक्कत है। 1s2, उसके बाद हाँ हाँ हम्म 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 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, हो गए 21 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं वो आफ्बाउ रूल के अकॉर्डिंग होते हैं। और आफ्बाउ रूल क्या कहता है, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा देन हायर एनर्जी। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस में नहीं चलते, देखो 1 2 2 3 3, उसके बाद 4 आ गया ना, 4 के बाद फिर 3 आ गया, तो हम सीधा 1 2 3 करके नहीं देखेंगे, हम इन ऑर्बिटल इनको सब शेल को भी देखेंगे, ठीक है। ये होती है हमारी एनर्जी का ऑर्डर, और ये तुम इस डायग्राम से बना लेना। अगर किसी को कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत आ रही है तो 2 मिनट लगती है इसको बनाने में, ठीक है। तुम्हें पता है फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस होती है, 2 में कितनी होंगी एस और पी दोनों होंगी, 4 में एस पी डी एफ सारी होती हैं, 5 में ये होंगी, फिर 6 और फिर 7, ठीक है। प्रैक्टिस करना है इसकी जाके, होता है भाई आफ्बाउ रूल, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन हमने पढ़ लिया, दोबारा नहीं करेंगे। थर्ड रूल होता है हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस रूल के बाद है ना तुम कॉन्फ़िगरेशन को ऑर्बिटल को फिल करना बहुत अच्छे से सीख लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, ठीक है। देखो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि पी की ऑर्बिटल में बना देती हूँ, 3 होती हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, तो सभी हाफ फिल होगी, सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद हम इसमें पेयरिंग कराना शुरू करेंगे, इस तरह से फिल होगा, ठीक है। पहले हाफ फिल करके फिर पेयरिंग शुरू कराएंगे, ठीक है। कभी भी ये नहीं हो सकता, देखो
ये गलत है क्योंकि एक ऑर्बिट तो हमने भरी ही नहीं, उससे पहले ही हमने इसकी पेयरिंग करा दी। ठीक है, तो डी में अगर 5 ऑर्बिटल है तो पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, देन हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो ये क्या होता है हमारा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, देखो एस में तो एक ही ऑर्बिट होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे कहाँ, उसी में करोगे, तो एस पे तो ये अप्लाई होता ही नहीं है, पी डी और एफ पे अप्लाई होता है। ठीक है, कैन नॉट occur until each orbit of the given subshell contain one electron each or singly occupied। जब तक हर ऑर्बिट सिंगली ऑक्यूपाई नहीं होती उससे पहले हम पेयरिंग उसकी नहीं करेंगे। ठीक है, तो है ना पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस को है ना मिक्स करके ऑर्बिट का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 4 तरह की ऑर्बिटल बनाई होंगी और उसमें से पूछ लेंगे कौन सा दोनों रूल को फॉलो करता है, कौन सा दोनों रूल को वायलेट करता है, तो वहां पे दोनों रूल देखने अगर लिखे हो तो, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान से करना इसके क्वेश्चन, टेंडेंसी बहुत ज्यादा है कि ये तुम गलत करोगे। दिखने में ये बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन क्वेश्चन गलत होते हैं इसके बहुत। ठीक है, देखो अब ये ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है कि इन सारे रूल्स को कंबाइन करके हम सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाते हैं, साथ में उनका ऑर्बिटल डायग्राम भी बना देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हीलियम का देखते हैं, तो इसमें क्या होता है 1s2, तो s ऑर्बिटल होगी और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन की देखते हैं हम। नाइट्रोजन में क्या होती है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 2p3, तो ये हो गया s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे कितना है p3 है, तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2p4 होता, सपोज हम ऑक्सीजन की लेते हैं, कितनी होती है 8 और 16, क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, p में कितने होंगे, पहले सिंगली ऑक्यूपाई करवाएंगे और फिर पेयरिंग कराएंगे। ठीक है, कर लोगे ये वाले चैप्टर? क्या हो गया, इतनी जल्दी थक गए, क्या कह रहे हो? अच्छा, चैप्टर खत्म हो गया लेकिन इसके क्वेश्चन दूंगी मैं एक बार, 2 क्वेश्चन कर दो जो आज कराया ना, उसके प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। बातें मत करो भाई, बातें मत करो। z की वैल्यू 37 है, सुषमा हो गया डिस्कशन, हो तो क्वेश्चन कर लो। बताती हूँ, ये ना 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिख रही हूँ मैं, n l m और s, तो इसकी जो बैलेंस शेल होगी ना उसका मुझे 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बता दो कौन सी ठीक है। z की वैल्यू 37 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आ रहा है उसके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू एप्रोप्रिएट कौन सी होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो समझ में आता है ना, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो पता चल जाएगा, जहाँ पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना उस ऑर्बिटल के लिए n l और m और s की वैल्यू बता दो क्या होगी। उनको निकाल लेंगे।
खुशबू, चौकसी, काजल, आया भाई? नाम क्या होगा भाई इस एलिमेंट का? 37 कौन सा होता है? कौन सा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 37 है? तुम अपने क्वांटम नंबर से निकालो। साक्षी का हो गया नहीं, ये सोचेगी कौन सा है। सबका आ गया पीछे नंबर। क्या होगा भाई काजल? कौन सा एलिमेंट है ये 37 वाला? थोड़े से दिन बच गए, कर लो पीरियोडिक टेबल को याद। सी आएगा, आ सबका सी आ रहा है। ठीक है, मुझे ये बता दो अब कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या आई है इसमें? 5s2 5s1, ठीक है, बस यही है लास्ट। क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है? रुबीडियम है। रुबीडियम कौन से ब्लॉक का होता है? एस ब्लॉक का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर तुम्हें ये शुरू में पता चल जाता ना कि ये रुबीडियम है तो तुम्हें पता ही चल जाता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी होगी 5, और एल की वैल्यू क्या होगी 0, और एम की वैल्यू क्या होगी 0, और एस की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, सब में प्लस हाफ ही दे रखी है, तो ये हो जाएगा, सिंपल सा है तो क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्या, देखो हम हमें है ना एटॉमिक नंबर गिवन था 37, और हमसे पूछा था कि इसकी जो वैलेंस शेल है ना, वैलेंस शेल वो होती है जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, अगर वो एस ब्लॉक का है तो वैलेंस शेल होगी उसकी एस ऑर्बिटल। ठीक है, अगर वो पी का है तो उसकी एस और पी दोनों होंगी। ठीक है, डी का है तो उसकी डी का है तो उसकी डी और एस ऑर्बिटल होंगी। इस तरह से होती है उनकी वैलेंस शेल। आगे अगला चैप्टर जो कराऊंगी ना उसमें मैं बता दूंगी पीरियड ब्लॉक और कैसे वैलेंस शेल तुम फाइंड आउट करते हो। तो इसकी वैलेंस शेल होती है 5s1, जो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसकी 5s1 में आया है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखते हैं। प्रिंसिपल की क्या है, एन की वैल्यू 5, एल की वैल्यू क्या, एस ऑर्बिटल है ना, तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0। इसमें कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे स्पिन क्या होगी, या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, लेकिन सब में प्लस हाफ है तो डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पिन है ना दोनों हो सकती है, प्लस हाफ भी माइनस हाफ भी। इसमें कोई रूल नहीं होता कि इसकी प्लस हाफ होगी इसकी माइनस हाफ होगी, अपनी मर्जी से लगा सकते हो तुम। ठीक है, उसके बाद बचा क्या, एम की वैल्यू, एस में क्या होती है, एम की वैल्यू एक ही होती है, 0 ही होती है। पी में कितनी होती है, +1 to -1, डी में कितनी होती है, +2 to -2, और एम की उसमें एस में तो 0 ही होती है। हाँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तुम ही सोच सकते हो ऐसे। ऐसा नहीं देंगे ना, मैं कह रही हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे। स्पिन की वैल्यू दोनों ही करेक्ट है, प्लस हाफ भी हो सकती है माइनस हाफ भी हो सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें क्या पता ये इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में होगा या माइनस हाफ में होगा, किसी भी स्पिन में हो सकता है ये। ऐसा कोई भी रूल बना ही नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि हम इसे बता सके कि ये प्लस हाफ में, इसमें कुछ पहचान थोड़ी ना है ये प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन है या ये माइनस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ऑप्शन नहीं देते, आज तक तो आए नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू है 3, एल की वैल्यू है 1, और एम की वैल्यू है -1। ऑप्शंस हैं 10, 6, 4, 2। अपना अपना कैलकुलेट कर लो, काजल अपना कर ले भाई।
ये क्वांटम नंबर तुम्हें दे रखे हैं, इनसे एक ऑर्बिट बना और उसमें देखो मैक्सिमम तुम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ठीक है, पहले हम ऑर्बिट देके तुमसे ये पूछवाते थे, ठीक है, अब ये दे रखा है तो तुम्हें बतानी है कौन सी ऑर्बिट है, अपोजिट उल्टा है उससे। निधि कौन सी ऑर्बिट बन जाएगी ये? चौकसी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 पी और एम की वैल्यू है -1, तो कौन सी वाली होगी? पी वाई। अब ये क्या है, ये 3 पी वाई ऑर्बिटल है, तो इसमें मैक्सिमम तुम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? पी वाई है, स्पेसिफिक है पी वाई, तो कितने भरोगे? 6 तुम किस में भरते हो? जब तीनों ऑर्बिटल हो, एक पी एक्स हो, एक पी वाई हो, एक पी जेड हो, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन है पी वाई दे रखा है, तो इस पी वाई में तुम कितनी भर सकते हो? इसमें तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो ना मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, तो ये भी ध्यान दिया करो। दो, हाँ ये रहा, ठीक है, तो ये ध्यान देना वहां पे 6 मेंशन मत। आज यही गलती की है ना तुमने पेपर में, जब वहां पे फेस सेंटर पूछा था तो तुम्हें पता है जेड 4 होता है, तो 4 ही लगा दिया सबने। ये किसी ने नहीं सोचा कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया, यहाँ पे तुमसे नंबर ऑफ एटम नहीं पूछा गया, सराउंडेड पूछा है ना, कि एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है, तो वो क्या होता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो होता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो मैंने चार्ट बनवाया था ना तुमसे, ए बी टाइप का या ए टू बी टाइप का, वहां पे एक NaCl टाइप का स्ट्रक्चर भी आता है, NaCl का फेस सेंटर टाइप स्ट्रक्चर होता है, और उसमें 6 होते हैं, 6:6 होता है। ठीक है, सीजियम क्लोराइड का 8:8 होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान दिया करो भाई इनमें। और एक ने तो 8 लगा रखे, 8 किसने लगाया था? ठीक, पता है, मैक्सिमम ने ना 4 टिक लगा रखा है और एक ने किसी ने 8 लगाया, 4 को काट के और 8 लगा रखा है। 8 तो पता नहीं तुमने क्या ही सोच के लगाया है। उसके बाद इसमें ना तुम्हें ऑर्बिटल्स बतानी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन की वैल्यू है 3, एल की वैल्यू है 2 और एम की वैल्यू है +2। इसमें बताओ मुझे इन 4 क्वांटम नंबर से ऑप्शंस नहीं दूंगी, कितनी ऑर्बिटल्स बना सकते हो तुम इन क्वांटम नंबर से? चलो ऑप्शन दे देती हूँ। सोचो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ध्यान से पढ़ो इस स्टेटमेंट को, कि पहले इनसे ऑर्बिटल बनाओ तुम, क्या बनेगी? एन की वैल्यू अगर 3 है, ये डी होगा, +2 है तो x² y²। ये क्या है? डी की एक ऑर्बिटल है, इससे तुम मैक्सिमम कितनी ऑर्बिटल बना सकते हो? एक ही, ये अकेली ही एग्जिस्ट करेगी, इस जैसे कोई और नहीं हो सकती ना, तो क्या होगा? 1। सिंपल होता है। इसने क्या पूछा है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होती है? एम की वैल्यू, जो वो बॉक्स बनाते हैं डी में 5। ठीक है, कर लेना भाई, बहुत ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से। ये जो मैंने तुम्हें ना पीडीएफ, जिसके पास सबसे पहले की पीडीएफ है ना, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज। तुमने प्रिंट आउट करा रखा है ना? हम्म, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गिवन है भाई, देखो, अगर नहीं हो तो फिर मांग लेना। क्वेश्चन है ना, सारे इजी ही आएंगे, बस